नामांकन प्रक्रिया जारी। नितिन नबीन के नाम पर फैसला संभव। कल नितिन नबीन की हो सकती है ताजपोशी। हरियाणा में बीजेपी नेताओं की आपसी तकरार पर पार्टी सख्त। जल्द नेताओं की बयानबाजी पर संज्ञान लेगी बीजेपी। न्यूज 18 पर बोले प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, पार्टी का अनुशासन भंग नहीं होने देंगे। हरियाणा में मनरेगा के नाम पर संग्राम जारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर फिर साधा निशाना। सीएम बोले कांग्रेस की पीड़ा सिर्फ सियासी, जिनके साथ ये ढिंगम ढिंगा करते हैं वो प्रस्ताव लाए लेकिन सुझाव नहीं। 21 जनवरी को हरियाणा आएंगे राहुल गांधी। कुरुक्षेत्र में जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में पहुंचेंगे। हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों से करेंगे चर्चा। झज्जर में बीजेपी नेता के भाई के साथ पुलिस की मुठभेड़ का मामला गरमाया। खापों का पुलिस पर मनमानी करने का आरोप। पंकज अहलावत को छोड़ने के लिए 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। करनाल में अब बिना वाहन रुके कटेगा टोल। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम का जल्द होगा ट्रायल। चलती गाड़ियों से होगी ऑटोमेटिक टोल वसूली। कहा कि एक दूसरे पर बयानबाजी करने वाले नेताओं पर संज्ञान लिया जाएगा। नेताओं को बुलाकर बातचीत की जाएगी। मोहनलाल बड़ोली का ये कहना है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी का अनुशासन भंग ना हो, इसका भी पूरा ध्यान बीजेपी रखेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद सभी से बातचीत की जाएगी। तो जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर अब बीजेपी सख्त नजर आ रही है और दोनों नेताओं पर संज्ञान लेने की बात की जा रही है और पार्टी में अनुशासन बनाए रखने और उसका ध्यान रखने का भी जिक्र किया जा रहा है। का ध्यान। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इन दिनों दक्षिणी हरियाणा में जिस तरीके से कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच में आपसी मतभेद मनमुटाव देखने को मिला है, आइए प्रदेश अध्यक्ष से पूछते हैं किस तरीके से। आपने सुना ही होगा, राव नरबीर जी की बात करें, राव इंद्रजीत जी की बात करें, वहीं फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जी की बात करें, गौरव गौतम जी की बात करें, ये बयानबाजी मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन देखने को मिला। मगर इन दिनों क्या हो रहा है दक्षिण हरियाणा में? इन सब बातों का पार्टी संज्ञान लेगी और आने वाले समय में आप देखेंगे इन सबको बुला के बातचीत के माध्यम से और सबकी बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद वो किसी भी प्रकार का अनुशासन भंग ना हो, ये पार्टी का प्रयास है। और हमारा जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो सब चीजों का ध्यान रखता है। और आज क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी उसके बाद उन सबको बुलाकर बातचीत की जाएगी। एक सवाल ये सर कि आपके कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी नाम को लेकर बदलाव हो सकता है, मगर अब ये कहा जा रहा है कि आपका जो कार्यकाल जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कोई दूसरा नया नाम प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के लिए नहीं है। तो इससे हम क्या समझे कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ वर्षों में आपके हाथ में कमान रहने वाली? ये बात तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही जानता है, ना कोई मीडिया वाला जानता है ना कोई और जानता है। राष्ट्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से जो जिम्मेवारी जिस कार्यकर्ता को देता है, मेरे जैसे बहुत लाखों कार्यकर्ता है, हजारों कार्यकर्ता है हरियाणा प्रदेश में जो इस जिम्मेवारी को अच्छे से निभा सकते हैं। वो हो सकता है मुझे भी रख ले, किसी और को भी दे दे। जो अनुशासन भंग हुआ है वरिष्ठ नेताओं में, किसी को बुलाना, किसी को नहीं बुलाना, किसी के बैनर में उसका फोटो नहीं होना, बयानबाजी में एक दूसरे को तंज करना, विपक्ष इस पर चुटकी ले रहा है। नहीं, विपक्ष का तो अभी ये ताजी बातें आई हैं और इन सब का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी नॉलेज में आई बातें आई आपकी नॉलेज में? बिल्कुल आई है और सारी बातें हो रही है और उनका संज्ञान लेंगे, बहुत जल्दी बुला के बातचीत करेंगे। धन्यवाद। अब हरियाणा बीजेपी के नेताओं में बयानबाजी कैसी हो रही है और विपक्ष इस पर किस तरह से बीजेपी को घेर रहा है, इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी नेताओं की सियासी तकरार और वार पलटवार की श्रृंखला अब काफी लंबी होती जा रही है। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह अब हर मंच से एक दूसरे का नाम ले लेकर कोस रहे हैं।
अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि किसने किसको हराया और कौन किससे जीता, इस पर खुलेआम बहस छिड़ गई है। राजनीतिक इतिहास राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि नरवीर सिंह 2009 में चुनाव हारा, चौथे नंबर पर गया। अब मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा के शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए। जब मैं 26 साल का था तब मैं जाटसाना से चुनाव लड़ा और राव इंद्रजीत का आज भी गढ़ है। मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। ये वो 2009 से पहले की बात नहीं बताई, 2009 की बता गए। तो मैं याद वाला हूँ, उम्र के तकाजे के हिसाब से भूल गए होंगे। राव नरवीर सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार राव इंद्रजीत सिंह को निशाने पर लिए हुए हैं। वो लगातार राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर उन्हें कभी नसीहत देते हैं तो कभी सलाह देने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। पिछले साल के आखिर में उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर उन पर बोलना शुरू किया था। तब राव नरवीर सिंह ने कहा था, मैं खिलाफत करता तो राव इंद्रजीत सिंह इस बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन उन्होंने मेरी कभी मदद नहीं की। इसके बाद पिछले दिनों ही रेवाड़ी में उन्होंने कहा कि 1 या 5 विधायकों से कोई सीएम नहीं बन जाता। राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी ने जो सम्मान दिया वो किसी को नहीं मिला है। वहीं अब उन्होंने ये तक कह दिया है कि मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हराकर शुरू हुआ है। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता है कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने सरकार बनाई है। कोई ऐसी बैठ जो आपका आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है। और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का। अब राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर सिंह के बीच जारी इस तल्ख बयानबाजी को लेकर विपक्ष भी बीजेपी को घेरना शुरू कर चुका है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की टूट फूट बताते हुए बीजेपी के अनुशासन और एकता पर सवाल उठाए हैं। जब मैंने करा उसका क्या है, कभी कौन सा महकमा कभी कौन सा महकमा उनका है, टूट फूट तो वही है बीजेपी। तो और मैं क्या कर रहा हूँ, तो टूटी फूटी बीजेपी। लोग मुझे कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये टूटी फूटी है। कहीं साहब कभी मीटिंग में जाते नहीं, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लोगों का जनहित का कोई काम नहीं करे एक भी फैसला। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर सिंह के बीच यूं तो कई बार बयानबाजी और तल्खी देखने को मिली है, लेकिन ये पहली बार है जब राव नरवीर सिंह इस तरह से बैक टू बैक राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साध रहे हैं। और उधर राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती राव की ओर से भी जोरदार पलटवार किए जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग कहां जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो वहीं बीजेपी को कल अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। वहीं नए अध्यक्ष के चयन प्रक्रिया को लेकर हरियाणा बीजेपी के मंत्री और सांसद भी दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने नितिन नबीन के निर्विरोध अध्यक्ष बनने की संभावना जो है वो जताई है। साथ ही नितिन नबीन को बधाई भी दी है। तो आज नामांकन प्रक्रिया जारी है। नितिन नबीन जो है नामांकन करने पहुंचे हैं, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और इसके साथ ही ये पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जो इतनी कम उम्र के हैं, यानी कि ये भी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बीजेपी को पहली बार सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। परंतु संभवतः लगता है कि निर्विरोध ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हो जाएगा। आज तक ऐसी परंपरा हमारी पार्टी की रही है। जब प्रस्तावक में खुद प्रधानमंत्री हो तो किंतु परंतु तो होता नहीं। अब वो तो विषय है ही है ना, परंतु आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं देश के अंदर। पहली बार ऐसा होगा ये भी संभव नहीं है। और नवीन जी हमारे बहुत ही युवा और कर्मठ नेता है और वो आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। अब तक के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिका में होंगे। एनर्जेटिक और डाउन टू अर्थ एक ऐसे नेता को हमारी आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी है उनके पास, और उनका पारिवारिक भी और उनका स्वयं का भी अच्छा बिहार की राजनीति के अंदर जबरदस्त उनका अनुभव है। और लंबे समय तक वो छत्तीसगढ़ के और कई प्रांतों के वो प्रभारी भी रहे।
ऐसा युवाओं का डिमांड देती है। और जिस समय देखिए मोदी जी ने अपना मुख्यमंत्री के तौर पर करियर शुरू कराया, वो भी कितने युवा थे, और आज अध्यक्ष के तौर पर भी युवा को कर रहे हैं। नड्डा जी ने करियर शुरू कराया, तब भी वो भी युवा और ऊर्जावान थे। इसी तरह युवाओं को आगे बढ़ा के और देश के भविष्य को जो 2047 का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए मोदी जी जुटे हैं। में आप मौजूद रहेंगे? हाँ, हम सभी हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं सभी। सवाल पूछूंगा आपसे कि ये एक फॉर्मेलिटी हो रही है, एक प्रक्रिया पूरी की जा रही है, क्योंकि एक बीजेपी प्रोटोकॉल में पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है। और जो पार्टी, हमारी पार्टी में बिल्कुल डेमोक्रेसी है, अगर कोई चाहे तो नामांकन भर सकता है, और एक अनुशासन के तौर पर पार्टी जो फैसला लेगी वो ले रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि एक ऊर्जावान, नौजवान और बहुत ही एक्सपीरियंस जो 5 समय के विधायक रह चुके हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, प्रभारी रहे हुए हैं अलग अलग प्रदेशों के, वो जो है हमारे अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और एक प्रक्रिया के तहत कि प्रॉपरली किस तरह से इलेक्शन होता है वो इस पार्टी के अंदर होता है, तो ये निश्चित तौर पे जो है बहुत ही सौभाग्य की बात है। निर्विरोध कहा जा रहा है कि निर्विरोध चुने जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, जैसा आपने भी कहा, जिक्र किया, जब प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री हों तब किंतु परंतु नहीं। देखिए, हर चीज की प्रक्रिया है और डेमोक्रेटिक तरीके से जो है चुनाव होगा, और इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं आती है। तो वहीं 21 जनवरी को राहुल गांधी हरियाणा आएंगे। 21 जनवरी को राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, जहां जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इस कैंप में जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी ट्रेनिंग देंगे। हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों से भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि ये जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा है जिला अध्यक्षों के लिए, ये 13 जनवरी से चल रहा है। 10 दिन का ये ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कांग्रेस को, संगठन को मजबूत करना जो है ये फोकस है कांग्रेस का, और इसी में ट्रेनिंग देने के लिए राहुल गांधी भी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। 21 जनवरी को राहुल गांधी हरियाणा आएंगे। कुरुक्षेत्र में चल रहे कांग्रेस जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग सेशन के दौरान हरियाणा कांग्रेस के नेता लगातार प्रदेश सरकार को भी निशाने पर ले रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा है। हरियाणा के हालात आज तक इतने खराब नहीं थे जो आज है। लैंड ऑर्डर की स्थिति आपके सामने है। सबसे ज्यादा अमन चैन की बात है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा विधायकों को धमकी मिलने जा रही। हमारे कुलदीप वत्स जैसे विधायक, उनको धमकी मिली गई है। नरेश सेलवाल जी को मिली है। बहुत लोगों को धमकियां मिली है। कल मेरे यहाँ नारनौल में एक पत्रकार आपके दैनिक जागरण के बलवान शर्मा जी के घर में बदमाशों ने आके हमला किया, बुरी तरह से मार पिटाई की। कितना बड़ा है कि अपराधियों को डर ही नहीं है किसी प्रकार। क्या आप याद कीजिए, आपके कांग्रेस के राज के अंदर जब आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और हमारा बड़ा अमन चैन था, अपराधी प्रदेश छोड़ के भागे, सब रात को भी बहन बेटी को जाए तो सुरक्षित थी। आज हालात क्या आपके सामने? चोरियां बढ़ रही है, डकैती है, हत्या है, अपहरण है, लूट है, और ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम काम कर, धमकियां मिल रही है। सर, इनका मतलब ये है कि गैंग काम कर रहे हैं, फिरौतियां मांगते हैं, धमकियां देते हैं और अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं, अपने आप का वो करते हैं। इस किस्म के 60 के करीब जो है गैंग काम करे हरियाणा में, जो इसी वास्ते हरियाणा असुरक्षित है। हर व्यक्ति अपने आप में जो है असुरक्षित मानता, कोई सुरक्षित नहीं समझ रहा, चाहे वो दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो। तो ये परिस्थिति है जहां तक आर्थिक स्थिति है। और बेरोजगारी का सवाल, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है हरियाणा में, क्योंकि यहाँ से पिछले कई साल में कई सौ उद्योग जो है पलायन कर गए या बंद हो गए। कोई भी एक भी प्रोजेक्ट ये लेके नहीं आए हैं। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में जो नंबर 1 प्रदेश था, आज जो है, जैसे मैंने कहा, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, 1-2 इंडेक्स होते हैं, फिस्कल इंडेक्स 18 प्रदेश हैं, उनमें से हरियाणा 14वें नंबर पे है। हरियाणा में मनरेगा के नाम को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार बरकरार है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर मनरेगा का नाम बदले जाने और योजना में हुए बदलावों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है।
वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। नाम चेंज की तो बात नहीं है, उसको जो उसका स्कीम है उसको ही खत्म करने के कदम बढ़ाए हुए हैं। ये सरकार आने के बाद किया ही इन्होंने था। तो पिछली बार मनरेगा के हरियाणा में 8 लाख रजिस्टर्ड वर्कर थे और इन्होंने 100 दिन का रोजगार कितना को दिया, 2100 को। और जब रोजगार नहीं दे सकते तो कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनसेशन कितना दिया, 1 को भी दिया 5 साल में, नॉट इवन सेक्टर। तो ये तो पहले से बना रहे हैं जो गरीब आदमी का। तो मनरेगा में कौन बेनिफिशियरी कौन थे? 90% दलित और बैकवर्ड क्लास के, उनके पेट पे लात मारी। ये बिल आज ही नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस को और कांग्रेस के सहयोगी दलों को बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं भी हैरान था। मैं हैरान इसलिए था, यहां कांग्रेस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़े लोग ये बात बोल रहे हैं कि श्रमिकों को खत्म कर दिया है, ये जी राम जी ले आए हैं। और मैं ज्यादा हैरान तो इस बात से हुआ, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस का सहयोगी जो उनके साथ बैठ करके आपस में ठिंगम ठिंगा करते हैं, इंटरनल बैठ करके बातें करते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार, उसने सोचा ये तो बड़ा मुद्दा मेरे हाथ लग गया। उसने नहीं किसी से पूछा, उसने क्या करा, एक प्रस्ताव बनाया और विधानसभा बुलाई, विधानसभा के अंदर ले आया, पास कर दिया। कहा जी तो गलत कर दिया, ये आम आदमी सरकार ने किया। मैंने कहा ये प्रस्ताव लेकर के आए, मैंने उसकी कॉपी मंगवाई। मैं कहा इसके अंदर पढ़े तो इसने क्या प्रस्ताव पास किया। मैं उसको पढ़ने लगा, जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया उसके अंदर कोई तथ्य नहीं, कोई विषय नहीं, उसके अंदर कोई सुझाव भी नहीं। भाई अगर इसके अंदर इसको ये लगे कि कोई गलत हो गया तो उसमें सुझाव तो देना बैठता है ना। आज मैंने आप लोगों से बात चर्चा की है, मैंने पूछा है कि अगर कोई इसके अंदर आपको दिक्कत या समस्या लग रही है, आप बताइए ना, ये सुझाव है, हम आपके सुझाव के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और अब जिक्र अंबाला का करेंगे, जहां स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और स्कूलों में पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। तो 3 स्कूलों को यह धमकी मिली बम से उड़ाने की, जिसके बाद स्कूल में डर का माहौल देखने को मिला और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्कूलों की सर्च अभियान चलाया गया, स्कूलों में तलाशी ली गई, जहां पर सब कुछ सामान्य मिला, कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके साथ ही पुलिस ने अफवाहों से बचने की भी लोगों से अपील की है और ये ईमेल किसने भेजा है, कहां से आया है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। स्कूल ब्लास्ट के लिए लिखा है और फेक है, सब समझते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया है, पुलिस अलर्ट पे है, हम अलर्ट पे हैं। सर्च हो गया है एक बार स्कूल का थोरो। कितने स्कूलों को है आपकी मेल के साथ? हमारी मेल के साथ 2 और स्कूल थे, एक केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 और एक एसएजएन मॉडल। पुलिस को सूचना दी क्या? पुलिस को सूचना दे दी गई थी, पुलिस आ गई थी, पूरा दस्ता आया हुआ था। सर्च हमने पूरे स्कूल में किया है, सब ठीक है, नॉर्मल है। ऐसी फेक न्यूज से हम नहीं घबराते, और जब पुलिस हमारे साथ है, पेरेंट्स हमारे साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, पूरी टीम हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है।